रे सुल्तान कर दे चढ़ाई। चटाई। रे सुल्तान कर दे चटाई। अबे क्या चढ़वाएगा तू? चल रात का टाइम है, बहकाओ मत। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन पढ़ लिया और उनके फॉर्मूले पढ़ लिए, यूनिट्स पढ़ ली, उनके बीच का रिलेशन, और अब अपन उसको कैसे यूज करेंगे वो देखेंगे। बट उसके पहले अपन अब शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो यार भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला निकालना है तो मैं फॉर्मूला तो बता देता हूं, बट टेंशन मत लेना, उसको डायरेक्ट याद कर लोगे तो ज्यादा अच्छा है। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था और वो फॉर्मूला हमने पढ़ा था E इज इक्वल टू F अपॉन Q, है ना। ये जानबूझ के मैं अलग से लिख रहा हूं तुम्हारे लिए। Q0 बोलते थे टेस्ट चार्ज को, है ना। इस डेरिवेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, तो तुम्हें करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। इसके बाद अगर तुम देखो, अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है, ये वो Q चार्ज है जिसके कारण फील्ड निकालनी है, और ये वो Q0 पॉइंट है जिस पर अपन ने टेस्ट चार्ज को रखा हुआ है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। तो यार इन दोनों के बीच में जो फोर्स आएगा वो कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R स्क्वायर। ये तो कूलम वाला फोर्स है जो अब घुट चुका है, डिवाइडेड बाय अपने पास है Q0 से Q0 कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। तो यार ये घुट्टा मारने में काम आएगा। अगर फोर्स निकालना है दो चार्जेस के बीच में तो Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, और अगर किसी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उस चार्ज का मैग्नीट्यूड अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर कर दो, दूसरे वाले से कोई मतलब नहीं है। अब आप कहोगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी कोई जुगाड़ बता दो, इसीलिए रिलेशन बताया था तुमको। अगर तुम गौर से देखो तो E का फॉर्मूला और V के फॉर्मूले में हमने लिखा था E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, या फिर V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन E dr, ऑब्वियसली इंफिनिटी से R। अब आप एक काम करो, इस E की वैल्यू को उठाओ और यहां रख दो, तो आपके पास V की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 हो गया बाहर, 1/r स्क्वायर। इसको अपन लिख सकते हैं R की पावर -2 dr। कहां से ला रहे हो, इंफिनिटी से R। अब अगर आपने इसको इंटीग्रेट किया तो ये हो जाएगा -2 + 1, यानी V इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इंफिनिटी टू R। अब ये -2 + 1 हो जाएगा -1, माइनस हो जाएगा प्लस, तो आंसर आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R रख दो अपर लिमिट, तो ये R की पावर -1 है, तो ये हो गया 1/r, माइनस लोअर लिमिट इंफिनिटी रखोगे 1/0, आंसर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। मतलब कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो K, साले साहब दहेज में आए थे जो, KQ बाय R स्क्वायर, और अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए तो एक R कम कर दो, KQ बाय R। ये मैंने आपको डेरिवेशन करके दिखा दिया है रफ में, इस डेरिवेशन की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारा पेपर अब MCQ है। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे और अब अपन देखते हैं फॉर्मूलास। तो सबसे पहला तो जो मैंने तुमको बताया था फॉर्मूला, ये आ चुका है पॉइंट चार्ज Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, जो हमने अभी निकाल भी लिया। याद रखना KQ बाय R स्क्वायर। फोर्स चाहिए तो दोनों का मल्टीप्लाई, फोर्स नहीं चाहिए सिर्फ चार्ज कई इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो Q बाय R स्क्वायर। अगर मैं आपसे यहां पे कहूं कि ग्राफ बनाकर दिखाओ मुझे E और R के बीच में, तो ग्राफ कैसा बनेगा E और R के बीच में, तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। गौर से देखो, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो ये जो ग्राफ आएगा ये आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मतलब कि नीचे की तरफ कम होता हुआ। और अगर यहां पर मैं आपसे पूछता हूं कि ग्राफ बनाकर दो E वर्सेस 1/r स्क्वायर, 1/r स्क्वायर, यहां पर देखो गौर से, ये 1/r स्क्वायर तुम्हारा अलग हो गया। अगर 1/r स्क्वायर अलग हो गया तो ये y एक्सिस पर है और ये पूरी चीज x एक्सिस पर है,
तो ये y इज इक्वल टू mx वाला ग्राफ बनेगा। y इज इक्वल टू mx वाला ग्राफ, y एक्सिस पर e है, x एक्सिस पर 1/r² है। तो जो भी चीज बची, मतलब ये जो चीज बची, ये कहलाएगी तुम्हारी स्लोप, क्योंकि m की जगह पर है। तो ये ग्राफ बनेगा एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि दोनों की पावर 1 के प्रोपोर्शनल है, और स्लोप आएगी q/4πε0। सेम ग्राफ बन जाएगा अगर यहां पर आप फोर्स और यहां पर 1/r² लो। फोर्स के साथ भी सेम ग्राफ आएगा, बस स्लोप में q1 q2 आ जाएगा, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। वहां इसलिए नहीं बताया था क्योंकि यहां बताना था। जबरदस्ती 2-2 3-3 इंफॉर्मेशन को एक साथ कैरी करते जाओ, वीडियोस बड़े बनते जाए, इंफॉर्मेशन ऐसा लगे ज्यादा है, जबकि इंफॉर्मेशन तो उतनी ही है। ज्यादा की आवश्यकता ही कहां है यार, इतना नहीं सोचते। चलो ये हो गया अपने पास, ठीक, स्लोप q/4πε0। ठीक, अब आ जाओ जरा जल्दी से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमने ये फॉर्मूला निकाल ही लिया था। क्या निकाला था हमने फॉर्मूला? 1/4πε0 q/r। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जाना है तो एक पावर कम करते जाना। हम डाइपोल पढ़ेंगे, वहां पर r³ आएगा फील्ड में, r² आएगा पोटेंशियल में। तो आपको मजे की बात यह है कि ये याद ही नहीं करना, आपको तो ये दिमाग में रखना है कि फील्ड से पोटेंशियल जाना है तो एक कम, क्या कम? r। और अगर मैं यहां पे ग्राफ बना दूं v वर्सेस r का, तो गुरु ये देखो, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि ग्राफ बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और अगर मैं v और 1/r के बीच का ग्राफ बनाऊं, तो यहां पर देखो यार तुम जरा, 1/r ये बैठा हुआ है और ये है v, और इसके अलावा जो कुछ भी है तुम्हारे पास, ये पूरी चीज बन जाएगी स्लोप। तो यार तुम्हारे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा v 1/r का स्ट्रेट लाइन, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r के, और स्लोप फिर से वही आ जाएगी q/4πε0। ये आपके सामने v और 1/r के बीच का ग्राफ बन गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकाल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल दी। और अगर एक ही ग्राफ में दोनों बनाने पड़ते, पता है तो क्या करते तुम? यार 1/e का e और r² के इनवर्स लिए और वो r के इनवर्स लिए, तो अगर इसी ग्राफ में v के साथ भी बनाना पड़ता तो थोड़ा सा ऊपर बनता ग्राफ। ये जो टिमटिमा रहा है ना तुम्हारे लिए, ये v और r के बीच का ग्राफ था। और अगर e और r के बीच का है तो थोड़ा ज्यादा स्टीप होगा, क्योंकि r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बेसिक कहानी मैंने तुम्हारे भेजे में डाल दी है। अब अपन को क्या करना है? अब अपन को आगे बढ़ना है और अब अपन को कैलकुलेट करना है, या जो चीजें हमने पढ़ी हैं उनको हमको कुछ क्वेश्चन से वेरीफाई करना है जो हमने अभी तक पढ़ा है। तो चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो भाई देखो, पहला क्वेश्चन ये रहा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट x, y, z इन स्पेस इज गिवन बाय 4x²। खुशी की बात है, 4x² सिर्फ x का फंक्शन है, y और z का तो है ही नहीं, तो कुछ सोचना ही नहीं है अपन को। ये लो, तुम चाहो तो इसको मैं दो तरीके से करके दिखाता हूं। तुम चाहो तो इसको ऐसे कर दो, v इज इक्वल टू -dv/dx, सॉरी e इज इक्वल टू, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो e इज इक्वल टू -dv/dx। ये आ गया तुम्हारे पास, फॉर्मूला तैयार है, ठीक है। अब इसमें e की वैल्यू रख दो -d/dx। क्या है फॉर्मूला v का? 4x²। तो ये आ जाएगा e इज इक्वल टू माइनस का 4 बाहर, x² का डिफरेंशिएशन 2x, और x की जगह पर क्या वैल्यू है अपने पास? 1, y की 0 है और z की 2 है, बट यहां z है ही नहीं, तो x की जगह पर 1 रख दो, आंसर आ जाएगा -8 न्यूटन पर कूलम। और क्योंकि आपका पोटेंशियल तो x की डायरेक्शन में बढ़ रहा था, तो ये जो माइनस है, ये माइनस आपको ये बताना चाह रहा है कि भाई मैं जो हूं, मैं अपोजिट हूं, मतलब -x की तरफ जाऊंगा। या तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व करो, ठीक है, बट मैंने कहा ना कि मैं थोड़ा सा अलग तरीके से व्यू भी देना चाहता हूं। तो अगर अपन देखें तो इसका आंसर आ गया अपने पास 8 विद अलोंग नेगेटिव x एक्सिस। बट अगर मैं इसको 3D वाले फॉर्मूले से करता, -e इज इक्वल टू -i/del/x। अब मैं इंटेलिजेंट होता तो आगे का लिखता ही नहीं। क्यों नहीं लिखता? j/del/y, k/del/z लिख देता हूं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम मुझसे कहना चाह रहे हो ऐसा कि लिख दो बाबा जी, तो मैं गुग्गू हूं, तुम्हारे लिए लिख रहा हूं। जब आप अंदर लाओगे तो इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा e वेक्टर -i कैप, x के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये आ जाएगा 8x, वही जो अपन ने अभी किया। y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 0,
z के रिस्पेक्ट में करोगे तो x का हो जाएगा 0। तो आपके पास अल्टीमेटली क्या आंसर आ रहा है, और x की वैल्यू 1 रख दो क्योंकि यहां पर 1 दी हुई है, तो अपने पास आंसर क्या आ रहा है, E वेक्टर इज इक्वल टू -8i कैप। और यहां पर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, E वेक्टर इज इक्वल टू 8 माइनस आई कैप। माइनस आई कैप किसका यूनिट वेक्टर होता है, माइनस एक्स एक्सिस का, और 8 तो मैग्नीट्यूड है, तो आपके पास आंसर निकल के आ गया 8 अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, ना कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये वाले से भी कर सकते थे, y और z होता तो वो भी डिफरेंशिएट हो जाता, वो पॉइंट भी रख देते, बट वो है ही नहीं, इसलिए उसकी टेंशन ही नहीं ले रहे हैं अपन। तो ये अपने पास हो गया स्क्रीनशॉट जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या बोला है इन्होंने कि भाई आपके पास दो स्फीयर हैं, चार्ज हैं, एक की रेडियस है 10, एक की है 15, कनेक्टेड बाय थिन वायर, नो करंट विल फ्लो। भैया करंट फ्लो क्यों होता है, करंट फ्लो होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस हो, नहीं तो फ्लो ही नहीं होता। तो अगर कनेक्ट करा, ये दो कंडक्टर हैं, इनको कनेक्ट किया और इनके बीच में करंट ही फ्लो नहीं हो रहा, तो भैया चार्ज सेम नहीं, सेम पोटेंशियल यस, बाकी पढ़ना जरूरी है। एनर्जी सेम नहीं बात कर रहे इस बारे में, द सेम फील्ड इन देयर सरफेस नो, सो पोटेंशियल सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है। अगर वो नहीं होता तो यहां लगा देते, पता है मजबूरी थी अपनी, बट सबसे अप्रोप्रिएट आंसर इज दे बोथ हैव सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है, इसीलिए उनके बीच में कोई चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए कुछ और समझने की जरूरत थी। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिए बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने, क्या बोला गया है कि फिगर शोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फलाना फलाना फलाना, बहुत कुछ दिया हुआ है, और आपसे कहा है ई और ईबी में कंपैरिजन करो। यार मैंने तुमको एक चीज सिखाई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होता है, तो यानी VB कम होगा, VA ज्यादा होगा, और वो भी नहीं समझना तो ये देखो, ये सब E पर कमेंट करवा रहे हैं। तो यार यहां पर लाइंस पास पास हैं, जहां पर लाइंस क्राउडेड होंगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, जहां दूर दूर होंगी यहां पर देखो इनके बीच का स्पेस ज्यादा है, डाइवर्जिंग है, तो यहां पर वीक होगी, यानी कि EA इज ग्रेटर देन EB। कुछ और आर वार के साथ कोई रिलेशन लगाने की जरूरत ही नहीं थी तुमको, खत्म हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, ये क्या कह रहा है, फिगर शोज पॉइंट A, B एंड C इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द लाइन AB इज परपेंडिकुलर टू BC इज पैरेलल टू द फील्ड लाइंस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स गुड वेयर VA, VB, VC रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी थी, अगर पैरेलल लाइन से तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो गौर से देखो, फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल कम होगा, सबसे कम होगा VC। क्यों होगा सबसे कम VC, क्योंकि फील्ड में आगे जाने पे मिल रहा है, और मैंने तुम्हें यह बताया था कि व्हेन यू गो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस, VC सबसे कम होना चाहिए था। यह ऑप्शन हो गया कट, यह बोल रहा है VC बड़ा है, यह ऑप्शन भी हो गया कट। ये ऑप्शन आपसे बोल रहा है VC सबसे छोटा है, ये वाला बोल रहा है VB के बराबर है, बराबर हो नहीं सकता। बाकी कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं थी, आप सीधे सीधे 3 ऑप्शन कट कर देते तो भी आपका आंसर आ जाता। और अगर वो भी नहीं करना चाहते तो गौर से देखो, जब ये यहां से आप आ रहे हो तो A और B जो है ये सेम पोजीशन पर है, ऊपर नीचे है बस, तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, और जब आप आगे जाओगे तो पोटेंशियल कम होगा, VC सबसे कम होगा, क्योंकि ये सेम उसी पर हैं, यहां से जाने पर सेम डिस्टेंस पर ही मिलेंगे, तो A और B का पोटेंशियल सेम होगा। आंसर है आपके सामने B, VA इज इक्वल टू VB विच इज ग्रेटर देन VC, क्योंकि VC जो है फील्ड की डायरेक्शन में आगे जाके मिल रहा है। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखो आगे, ABC is an equilateral triangle. Charge Q are placed at each corner. The electric field intensity at the center. क्या है अब तो, ये लो, यहां पर फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, तो मैंने कहा था ना क्या रख दो वहां पर, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये रख दिया। अब ये उसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा,
तीनों से डिस्टेंस सेम है, तीनों चार्ज सेम है, तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, और जब तीन इक्वल वेक्टर हो और कितने डिग्री पर हो, 120 डिग्री पर हो, तो ज्ञानी अपना आंसर क्या आता है? बताया था मैंने लॉजिक, जो पुराने वीडियो जिन्होंने नहीं देखे जाके देखो अभी यार फट से। 360/n, अगर n की वैल्यू 3 है, अगर तीन इक्वल वेक्टर हैं तो 3 रख दो यहां पे, 120। अगर 3 इक्वल वेक्टर 120 डिग्री पर है तो रिजल्टेंट आता है 0। तो इसका आंसर बहुत बेहद बढ़िया सा है 0। सुपरपोजिशन भी इलेक्ट्रिक फील्ड में हो गया, कुछ नहीं करना अलग से, 1 को 2 को 3 को जितना भी है सबको निकालो, वेक्टर फॉर्म में सबको सॉल्व करते चले जाओ। तो यार ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे, वो क्वेश्चंस थे जिन क्वेश्चंस को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया। चलो एक क्वेश्चन और तुमको करवा ही देते हैं इसमें। ये the magnitude of field intensity E such that an electron placed it would experience zero electrical force or an electrical force which is equal to its weight। भैया आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है जो इलेक्ट्रॉन पर इतना फोर्स लगाए कि वो उसके वेट के बराबर हो। तो पहले तो ये इलेक्ट्रॉन है, इसका वेट कितना होगा? तो इसका वेट होगा mg which is actually force। और अब आपको इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी है कि इस पे जो फोर्स लगे वो इसके वेट के बराबर लगे। मैंने तुमको पुराने वीडियोस में रटवाया था F इज इक्वल टू क्यू ई, रट डालो मैंने कहा था। तो भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है और चार्ज इलेक्ट्रॉन का है तो Q की जगह लिख दो E और QE, बस वही फॉर्मूला तो लगाना है, यही तो लगाना था। मैंने इसीलिए कहा था बहुत जरूरत पड़ेगी, जब भी Q चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा है तो QE फोर्स लगता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को Q की जगह E लिख देंगे तो फोर्स हो जाएगा EE और इसका वेट होता है mg, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी mg/e। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत काम का रिलेशन है, प्लीज इस पर दिमाग लगाकर रखना और इसको भूलना मत। तो आंसर क्या आना चाहिए अपना? mg/e। सो दैट्स इट। ये हमारे पास कुछ अच्छे क्वेश्चंस हुए, मैं चाहता हूं कि इसका स्क्रीनशॉट तुम जरूर लो। तो यार ये हो गया अपने पास कुछ अच्छे क्वेश्चंस, हमने 6 क्वेश्चंस करे, प्लस हमने पॉइंट चार्ज को भी समझा। ये हमारे पास थी इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पर कुछ अच्छे क्वेश्चन और बाकी हैं जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।